नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों। आज मैं आपके सामने शब्द विचार के साथ उपस्थित हुआ हूँ। शब्द विचार के पहले वर्ण विचार की बात मैंने पिछले वीडियो में कर दी थी, बता दी थी। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर और कमेंट्स हमेशा करें। शब्द विचार के पहले वर्ण विचार की चर्चा हो चुकी थी। वर्ण विचार में मैंने आपको अल्प प्राण, महाप्राण, सबसे पहले तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं इसकी चर्चा। दोस्तों मैं आज बता दूं कि एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई जो एक अमुक स्कूल में पढ़ता है, 10th का एग्जाम देने वाला है। मैंने उससे पूछा कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो बच्चे ने जवाब दिया 26। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि 10th क्लास में बच्चे एग्ज़ाम देंगे और उसे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है इसकी जानकारी नहीं है। मैंने उसे बताया, इसके विषय में पूरी बात बताई, समझाई कैसे कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन वर्ण होते हैं, इसकी संख्या कितनी है, क्या परिभाषा होती है, इसका क्या उदाहरण होता है, तमाम बातों की जानकारी मैंने उसे दी। मुझे अच्छा लगा कि मेरी जानकारी देने के बाद बच्चे वर्ण को अच्छी तरह से समझ गए। लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इस रवि रंजन झा के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इसमें आपको तमाम बातों की जानकारी मिल जाएगी और आप बहुत लाभान्वित होंगे। तो चलिए बच्चे, हम लोग विशेष समय को खर्च न करते हुए हम लोग शब्द विचार पर चलते हैं। सबसे पहले बात आती है शब्द विचार कहते किसे हैं, शब्द विचार होता क्या है। तो सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि शब्द विचार मीन्स शब्द पर विचार। ठीक है, शब्द पर अगर विचार करते हैं तो वो शब्द विचार होता है। दूसरी बात मैं बता दूं बच्चों कि ये व्याकरण की दूसरी शाखा है। ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोसोडी, ये सब जो होता है अंग्रेजी में मैंने इसको कहा। शब्द विचार जो मतलब व्याकरण की शाखा है, ये व्याकरण का दूसरा भेद है। इसमें हम लोग शब्द के बारे में जानते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसकी प्रकृति, इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, इसके कितने भेद होते हैं, किस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी व्याकरण के जिस शाखा में मिलती है उसी शाखा का नाम शब्द विचार है। तो परिभाषिक शब्दों में, वाक्यों में हम कह सकते हैं कि व्याकरण की जिस शाखा में शब्द, शब्द के भेद, शब्द की प्रकृति, शब्द की प्रवृत्ति, यहाँ तक कि शब्द से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, तमाम बातों की जानकारी मिलती है, उस शाखा का नाम शब्द विचार है। जैसे मैं अगर कहूं कि राम, ये राम क्या है, तो राम एक शब्द है। ठीक है, वो ठीक है अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, इसकी बात नहीं करनी है। सीधे पूछे राम क्या है, तो राम एक शब्द है। लेकिन मैं इसमें ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राम शब्द कब तक है, ठीक है, और राम शब्द कब नहीं है, इसकी भी एक चर्चा करते हुए हम इस शब्द विचार को शुरू करते हैं। जैसे बच्चों मैंने इस पर लिखा, पिछले वीडियो के आधार पर जो मैंने वर्ण विच्छेद बताया था उसके आलोक में मैंने इसको लिखा, र जमा आ जमा म जमा अ बराबर हो गया राम। ठीक है, तो ये राम एक शब्द है। ये राम तब तक ही शब्द है जब तक यह वाक्य में प्रयुक्त नहीं है। ठीक है, अगर इस शब्द को हम वाक्य में बदल देते हैं, राम घर जाता है, तो बच्चों इस वाक्य में राम शब्द नहीं है, इस वाक्य में राम पद है। ठीक है, तो ये शब्द और पद के विषय में मैंने आपको बता दिया। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, लेकिन अगर वह शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है या हो जाता है तो वही शब्द वाक्य में जाने के बाद पद हो जाता है, तो ये पद हो गया। अब सिर्फ बच्चों इसमें राम ही पद नहीं है, बल्कि इसमें घर, इसमें जाता है, सब पद है, टोटल पद है। अगर इसको अंग्रेजी में बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं, राम गोज टू हाउस। ठीक है, राम गोज टू हाउस। इसकी बात करें तो ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ठीक है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। ठीक है, तो इस तौर पर इसको हम कह सकते हैं कर्ता पद। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट है, ये हो गया कर्म पद, और ये हो गया आपका क्रियापद। कर्ता पद, कर्म पद और क्रियापद। चलिए, ये तो हम समझने के तौर पर समझ लिए।
लेकिन और डिटेल्स में अगर जाए और कहे नहीं कर्ता पद तो राम है ही, लेकिन और बताइए, विस्तार से बताइए, तो किसी भी शब्द का व्याकरण के आधार पर परिचय देना पद परिचय कहलाता है। तो आप समझ लीजिए कि आपसे वो पद परिचय पूछ रहा है। तो यहाँ पर राम का पद परिचय देना है। तो राम के पद परिचय के लिए सबसे पहले ये राम क्या है, संज्ञा सर्वनाम, तो संज्ञा है। और पद परिचय में सीधे संज्ञा नहीं लिखेंगे, बल्कि संज्ञा का उल्लेख करेंगे कि संज्ञा के भेद में ये कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, तीन संज्ञा जो होते हैं उसमें से है, या द्रव्यवाचक, समूहवाचक में से है, कौन सा संज्ञा है। तो हम जानते हैं कि राम जो है वो संज्ञा तो है, लेकिन यह व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में है। तो हम यहाँ पर लिख दिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि राम पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा पुल्लिंग। ठीक है, राम यहाँ पर पुल्लिंग है। पुल्लिंग के बाद वचन में चलते हैं तो पता चलता है कि राम जो है वह एक वचन में है। वचन के आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि यह कर्ता कारक है, चूंकि घर जाने का काम कर रहा है। और इसको भी और डिटेल्स में लिख दे तो जाता है, यानी कि जाना क्रिया का कर्ता, ऐसे भी लिख सकते हैं, जाता है क्रिया का कर्ता। ये हो गया इसका पद परिचय। ठीक है, तो इसको पद परिचय बोले। इसी तरह घर का भी होगा, इसी तरह जाता है का भी होगा। तो पद परिचय जानने के लिए आपको शब्द विचार में जितने भी शब्द हैं उसको जानने के साथ साथ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण को जानते हुए उसके भेदों को भी जानना है, उसके उपभेदों को भी जानना है, उसके उदाहरण भी जानने हैं, समझने हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन से शब्द किस शब्द की श्रेणी में है, किस पद की श्रेणी में है, तब जाकर ये क्लियर होगा। मैंने उदाहरण के लिए बता दिया, डिटेल्स में जाना चाहे तो आप इसको भी लेके जा सकते हैं। तो यहां तक की बात हो गई शब्द और पद की। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। अब मैं शब्द विचार में चलूंगा कि शब्द विचार में हम लोग जो मेनली शब्द का अध्ययन करते हैं वो शब्द किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, शब्द वर्णों या ध्वनियों का सार्थक मेल होता है, जिसकी चर्चा हो गई, जैसे राम, श्याम, जो भी है ये सब शब्द है। शब्द के भेद की बात जब आए तो भेद पर जाने से पहले हमको जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण बच्चों चार आधार पर किया जाता है। अलग अलग व्याकरण के बुक में चार, किसी पर 4 है, किसी पर 5 है, कहीं पर 3 ही है, लेकिन मेनली 4 आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो शब्दों का वर्गीकरण जो 4 आधार पर किया जाता है उसमें सबसे पहला आधार होता है बच्चों स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, ये हो गया आपका पहला। दूसरा होता है रचना या बनावट के आधार पर। रचना का मतलब बनावट, आप रचना कहिए या बनावट कहिए, तो रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है आपका अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर। और चौथा जो होता है वो होता है आपका प्रयोग के आधार पर। ये अलग अलग भी है, कहीं कहीं प्रयोग के जगह आपको रूपांतर भी दे देगा। ठीक है, रूपांतर के आधार पर ये एक। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड में ये 4 आधार जान लेना जरूरी है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना का मतलब बनावट कहिए, चाहे रचना कहिए, अंग्रेजी में कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, तो उसके आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग कहिए या रूपांतर कहिए, उसके आधार पर शब्द के भेद निरूपित किए जाते हैं। तो सबसे पहले है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो इसके 4 भेद होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर कहीं कहीं बच्चों किसी किसी बुक में आप देखिएगा 2 भेद होते हैं, और किसी बुक में देखिएगा कि यहाँ पर अर्थ के आधार पर 4 भेद होते हैं। प्रयोग चाहे रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 ही भेद होते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 4 3 7 4 11 2 13 शब्द के कुल 13 भेद होते हैं, ये गलत है। शब्द के 13 भेद नहीं होते हैं। अगर सीधे कोई पूछे शब्द के भेद कितने होते हैं तो एक रिक्वेस्ट कीजिए कि शब्द के भेद मतलब किस आधार पर शब्द के भेद आपने हमसे पूछा है, वो आधार बताया जाए। फिर जो आधार बताया उसके आधार पर आप बता दीजिए। तो इस तरह से शब्द के 4 3 2 4, कहीं किसी बुक में 2 भी है, किसी में 4 भी है, आपको दोनों समझ लेना जरूरी है, जब जैसा तब तैसा। फिर प्रयोग रूपांतर एक ही होता है, यहाँ पर 2 होता है। अब स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो 4 भेद होते हैं इसमें हम लोग कहेंगे तत्सम, तद्भव, देशज
और चौथा जो होता है वो होता है क्या चीज, विदेशज। ठीक है, ये हो गया आपका। रचना या बनावट आधार पर 3 भेद होते हैं। इसमें सबसे पहला है आपका रूढ़, उसके बाद आपका है क्या चीज, यौगिक, और तीसरा है आपका योग रूढ़। ये 3 हो गया। अर्थ के आधार पर जो मैंने 2 बताया, इसमें सबसे पहला है एक सार्थक, एक निरर्थक, ये 2 हो गया। और ये 4 जो बताया, इस 4 में है शब्द के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, उसके बाद विपरीतार्थी, उसके बाद समानार्थी। ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद। उसके बाद प्रयोग या रूपांतर के आधार पर है कि प्रयोग या रूपांतर आधार पर 2 भेद। एक का नाम होता है आपका क्या चीज, विकारी, और एक का नाम होता है अविकारी। ये 2 भेद हो गया, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो ये देख लीजिए आप। अब उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि किसके आधार पर कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो स्रोत या उत्पत्ति आधार पर 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। उस पर रचना बनावट आधार पर 3 भेद, जिसका नाम है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा है अर्थ के आधार पर जो 2 और 4, कहीं 2 कहीं 4, तो 2 भेद मतलब सार्थक और निरर्थक। 4 भेद तो एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी और समानार्थी। और उसके बाद प्रयोग कहिए या रूपांतर कहिए के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक का नाम विकारी और एक का नाम अविकारी शब्द होता है। तो ये मैंने आपको शब्दों का वर्गीकरण और शब्द के भेद, किस आधार पर कितने भेद होते हैं, इसकी बात आपको मैंने बता दिया। चलिए बच्चों, अब एक पॉइंट इसमें हम शुरू करते हैं। ऐसे ही सबसे पहले सबका शाब्दिक अर्थ बता दिया जाए। ठीक है, शाब्दिक अर्थ में देखिए यहाँ सार्थक है, निरर्थक है। तो सार्थक को अंग्रेजी में कहते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, ये है मीनिंगलेस वर्ड। मीनिंगफुल और मीनिंगलेस का मतलब आपको भली भांति पता है कि वैसे शब्द जिसका अर्थ हो, ठीक है, जो अर्थ देता हो, वो होता है आपका सार्थक, और जिसके अर्थ न हो वो होते हैं आपके निरर्थक। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं, देखिए आंख, ये आंख हो गया आपका सार्थक, आंख मानव शरीर का अंग। लेकिन इसको उल्टा कर दीजिए, ख आ, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, निरर्थक हो गया ये। लेकिन हर शब्द को लिख के कि ये सार्थक है, उसका उल्टा करके ये निरर्थक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो उल्टा भी कर देने के बाद वो सार्थक ही होते हैं, और सीधा भी करने के बाद सार्थक ही होते हैं। मेन रूप से समझना यह है कि सार्थक का मतलब मीनिंगफुल और निरर्थक का मतलब मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब नहीं हो। ये उसके बाद है एकार्थी। एकार्थी नाम से ही पता है, एकार्थी मींस एक अर्थ वाला। ठीक है, वैसे सब जिसके सिर्फ एक ही अर्थ हो उसको एकार्थी कहते हैं। जैसे आप देखिए शेर, मतलब जंगल का राजा, जंगल का जानवर। ठीक है, जंगल का जानवर, इसका एक ही अर्थ है। अगर कोई कहे, जैसे घर में सुने हुए या गांव देहात में, एक शेर दूध ले आओ, ठीक है, तो वहां पर 1 लीटर को बोलते हैं 1 शेर। तो वहां 1 शेर का मतलब ये वाला शेर नहीं, वहां पर 1 शेर का मतलब ये शेर, 1 शेर। ठीक है, तो लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही, जंगल का राजा यानी कि जानवर शेर। अनेकार्थी का मतलब अनेक अर्थ। हिंदी व्याकरण में, हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे अंक देख लीजिए, बच्चा माँ के अंक से लिपट गया, माँ के गोद से लिपट गया। अंक का मतलब एक गोद हो गया। अंक का मतलब नंबर होता है, अंक का मतलब संख्या होता है, अंक का मतलब गिनती होता है। ठीक है, तो ये सब अंक का, इसका मतलब कि अनेक अर्थ वाला। उसके बाद विपरीतार्थी का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द। ठीक है, जैसे उल्टा का मतलब कि किसी भी शब्द के उल्टे अर्थ वाले। जैसे आगे, तो आगे का उल्टा हो गया पीछे। ये नहीं कि उल्टा का मतलब आगे यहां पर लिख दिए तो इसका मतलब गे आ, ऐसा कुछ नहीं। आगे मतलब अर्थ का उल्टा, आगे यानी कि पीछे। और इसके अर्थ के आधार पर हम कभी भी विलोम शब्द लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। जैसे आगे का उल्टा पीछे, कोई आगे का पाछे, ऐसा नहीं, आगे का पीछे। तो ये हो गया विपरीतार्थी शब्द। फिर समानार्थी शब्द की बात आती है, तो समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके समानार्थी शब्द कहलाते हैं, जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो इस तरह से जैसे आंख का अक्षी, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन, ये सब आपका क्या हो गया, समानार्थी शब्द हो गया। तो इसकी चर्चा मैंने आपको कर दी। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम उम्मीद करेंगे कि आप इतनी बातों को समझ गए होंगे।
अब एक बच गया स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तो इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।